गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की हिंदी में यशपाल जी द्वारा रचित लखनवी अंदाज नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। उसके पहले हम आइए यशपाल जी के जीवन परिचय के बारे में देख लेते हैं। देखिए, यशपाल जी का जन्म पंजाब राज्य के फिरोजपुर छावनी में सन 1903 ईस्वी को हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं हुई और उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए ये लाहौर के नेशनल कॉलेज में गए और वहाँ से इन्होंने बीए की परीक्षा पास की। जब ये लाहौर में अध्ययन कर रहे थे, वहीं पर इनका परिचय सुखदेव और भगत सिंह जी से हुआ। सुखदेव और भगत जी से परिचय होने के बाद इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेना प्रारंभ कर दिया और स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण इन्हें कई बार जेल की यात्राएं भी करनी पड़ी। यशपाल जी यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। इनकी मृत्यु सन 1976 ईस्वी को हुई थी। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता आदि इनकी रचनाएं हैं। एक बार संक्षेप में, 1903 ईस्वी में पंजाब राज्य के फिरोजपुर छावनी में इनका जन्म। लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं और 1976 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता आदि इनकी रचनाएं हैं। तो ये था यशपाल जी का जीवन परिचय। अब आइए हम देखते हैं इनके द्वारा रचित जो हमारे सिलेबस में चैप्टर है, लखनवी अंदाज। देखिए, मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने को उतावले में फुंकार रही थी। कहने का मतलब है, ट्रेन जो है वह प्लेटफार्म पर खड़ी थी और वह चलने के लिए हार्न दे रही थी। क्योंकि ट्रेन से कुछ फूफा धक धक की आवाज़ भी आती है, तो उसी को लेखक कह रहा है कि वो उतावले में फुंकार रहे थे, यानी चलने की जल्दबाजी में वो लंबी लंबी फुंकारें भर रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं, यानी सेकंड क्लास के डिब्बे का अगर हम टिकट लेते हैं जिसमें हम भीड़ भाड़ नहीं होती है, उसमें अगर यात्रा करना चाहें तो उसके लिए हमें टिकट के लिए अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं। दूर तो जाना नहीं था। लेखक कहता है, मुझे अधिक दूर की यात्रा नहीं करनी थी कि जिससे सेकंड क्लास का टिकट लेने पर भी अधिक पैसे लगते। इसीलिए भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। लेखक को एक नई कहानी लिखनी थी, उस कहानी के बारे में उसे सोचने का मौका मिलना चाहिए था और वह खिड़की के बाहर के दृश्यों को भी देखना चाहता था, प्राकृतिक दृश्यों को देखना चाहता था। इसीलिए लेखक कहता है कि मैंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। गाड़ी छूट रही थी, यानी गाड़ी प्लेटफार्म से निकलने ही वाली थी कि सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे में खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। लेखक कहता है कि मैंने एक छोटे से डिब्बे को देखा और लगा कि ये खाली डिब्बा है, इसमें कोई नहीं है, इसलिए लेखक उसमें दौड़ करके चढ़ा। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। लेखक कहता है कि जितना मैंने अनुमान लगाया था कि डिब्बा बिल्कुल खाली है, वैसा नहीं था, अर्थात डिब्बे में कुछ लोग थे। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। लेखक कहता है कि मैंने देखा कि एक बर्थ माने होता सीट, एक सीट पर लखनऊ के नवाबी नस्ल अर्थात लखनऊ का कोई नवाब जो सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए था, वो बड़े आराम से पालथी मारे एक सीट पर बैठे हुए थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे और उन्होंने अपने सामने तौलिया बिछा करके उस पर दो ताजे और चिकने खीरे भी रख रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। लेखक कहता है कि चूंकि गाड़ी रेंग रही थी प्लेटफार्म पर, इसीलिए लेखक कहता है कि मैं दौड़ करके चढ़ा था, इसलिए यहाँ कूद कर शब्द प्रयोग किया है कि सहसा कूद जाने से। लेखक कहता, मैं जब दौड़ करके उस डिब्बे में मैंने प्रवेश किया तो मैंने देखा कि जो सफ़ेद पोश सज्जन बैठे थे उनके एकांत में जैसे विघ्न पड़ गया हो, जिससे वो कुछ असंतुष्ट दिखाई दिए, अर्थात हमारी उपस्थिति के कारण लेखक कहता है उन्हें कुछ असंतोष सा लगा, महसूस हुआ मुझे। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। लेखक कहता है कि जब उन्हें मैंने असंतुष्ट देखा उनके चेहरे के भाव से, तो मैंने सोचा हो सकता है कि ये भी बेचारे हमारी तरह से हों, जो शायद किसी कहानी के बारे में सोच रहे हों और मेरी उपस्थिति से इनमें विघ्न पड़ गया हो इनके एकांत चिंतन में, जिससे ये असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। अथवा
खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। अपदार्थ माने जो अखाद्य सी, यानी जो कोई अच्छी वस्तु नहीं मानी जा रही है बहुत लेखक के दृष्टिकोण से, कि खीरा जैसे वस्तु को खाने का हम शौक रखते हैं, यह सज्जन भी हमारी इस शौक को जान गए, शायद इसके कारण उन्हें कोई संकोच हुआ हो। यानी दो कारण यहाँ लेखक बता रहा है उनके असंतुष्ट होने का। शायद कि हम जैसे लोग भी खीरा खाते हैं, यह सोच करके वो असंतुष्ट हुए कि इसको अगला देख रहा है, अथवा हो सकता है वो हमारी तरह भी कोई कहानी सोच रहे हों और हमारी उपस्थिति से उनके कहानी चिंतन में विघ्न आया, इस तरह कारण से असंतुष्ट दिखाई दे रहे हों। इन दोनों कारणों में से कोई ना कोई एक कारण था। नवाब साहब ने संगत के लिए उत्साह नहीं दिखाया। संगत माने होता साथ। लेखक कहता है कि जब मैंने देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे नवाब साहब हमसे मिलने के लिए उत्साहित नहीं है, अर्थात शायद हमारा साथ उन्हें अच्छा नहीं लगा। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। तो लेखक कहता है कि जब अगले की तरफ से मेरा निरादर हो रहा था तो मैंने भी अपना आत्मसम्मान बचाया और मैं भी उनके सामने की बर्थ पर ही जा कर के बैठा, लेकिन मैंने भी उनसे निगाहें नहीं मिलाई। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। लेखक कहता था कि चूँकि ये लेखक है तो ये अलग बैठा रहता है और कुछ न कुछ अपनी कल्पनाओं में ही खोया रहता है। तो वही कहता है कि खाली बैठे कल्पना करते रहने की तो हमारी पुरानी आदत है, हम अकेले ही खाली खाली बैठ करके अपनी कल्पनाओं में ही खोए रहते हैं। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगा। फिर लेखक कहता है जब मैंने सामने की सीट ग्रहण की, उस पर स्थान लिया अपना, तो फिर मैं नवाब साहब के बारे में सोचने लगा कि मेरे आने से इन्हें क्यों असुविधा और संकोच हुआ। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। फिर सोचता है कि शायद नवाब साहब भी हमारी तरह अकेले यात्रा करने के मूड में ही इन्होंने सेकंड और किफ़ायत माने पैसे की कमी के कारण सेकंड क्लास का टिकट लिया हो, और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफोदपोश उन्हें मझले दर्जे में सफ़र करता देखे। और मैं भी, चूँकि लेखक भी शहर का है, इसीलिए सोच रहा है लेखक कि मुझे देख करके नवाब साहब को शायद संतोष ना हुआ हो कि कोई शहर का व्यक्ति भी इस तरह के मझले दर्जे में सफ़र कर रहा है, ऐसा यह व्यक्ति भी देख रहा है। इस कारण शायद वे संतुष्ट दिखे हों। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, अथवा वो यात्रा करने में अकेले थे, उनके साथ कोई नहीं था, इसीलिए सफ़र किसी तरह से व्यतीत करना है तो खीरे ही लाओ ले लेते हैं और खीरे खाते खाते हमारी यात्रा यानी सफ़र पूरा तय हो जाएगा। इसलिए शायद उन्होंने खीरे भी खरीदे होंगे। और अब किसी सफोदपोश के सामने खीरा कैसे खाएं, और अब मुझ सज्जन के सामने खीरा खाने में शायद इन्हें असुविधा महसूस हो रही है। अब ये हमारे सामने खीरा कैसे खाएं, यही सोच रहे होंगे। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखी का मतलब होता है तिरछी नज़रों से। लेखक कहता है कि हम अपनी तिरछी नज़रों से ही नवाब साहब को देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। लेखक कहता है कि नवाब साहब कुछ देर तक खिड़की से बाहर देखते रहे और बहुत ध्यान से देख रहे थे खिड़की के बाहर, जैसे कुछ विशेष देख रहे हों। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक़ फरमाएंगे। और अचानक नवाब साहब, लेखक कहता है कि हमसे बोल उठे, मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि आदाब अर्ज है साहब। अरे जनाब, क्या खीरे का शौक़ फरमाएंगे, यानी कि आपको खीरे खाने की इच्छा है। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। लेखक कहता है कि नवाब साहब ने तो पहले बेरुखी का भाव दिखाया और उसके बाद जब इस तरह का उनका व्यवहार लगा, उनका बर्ताव उन्होंने हमारे साथ किया, तो मुझे उनका जो ये भाव परिवर्तन था अचानक आया, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए ही हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। लेखक कहता है कि नवाब साहब की इस हरकत से मैंने यह अनुमान कर लिया कि शायद शराफत का गुमान बनाए रखने वाले स्वयं तो शराफत का चादर ओढ़े हैं और मुझे शायद मामूली लोगों की हरकत में लेना चाहते हैं, अर्थात मुझे मामूली व्यक्ति दिखाना चाहते हैं, इसीलिए शायद ये खीरे के लिए मुझे आमंत्रित कर रहे हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किम्बला शौक़ फरमाएं। और लेखक कहता है मैंने भी उर्दू में जवाब दिया उन्हें
कि शुक्रिया यानी धन्यवाद, किम भला शौक फरमाएं, ठीक है आप खीरे खाइए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। फिर लेखक कहता है कि मेरे इस तरह से कहने पर नवाब साहब ने पुनः खिड़की के बाहर देखा एक पल के लिए और खीरे खाने का कुछ दृढ़ निश्चय करके उन्होंने खीरे के नीचे रखे तौलिए को उठाया और उसे झाड़कर पुनः बिछा दिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। लेखक कहता है फिर उन्होंने सीट के नीचे लोटा रखा था, उसमें पानी था, उस लोटे को उठाते हैं और खिड़की के बाहर खीरे को करके उसे धुलते हैं और फिर तौलिए से पोंछते हैं। जेब से चाकू निकाला और पुनः खीरे को तौलिए पर रखकर अपने जेब से चाकू निकालते हैं। दोनों खीरे को सिरे से काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। आप देखते होंगे कि अक्सर लोग खीरा जो है उसको सिर से काटते हैं और उसको रगड़ते हैं, गोदे माने रगड़ना, तो उसमें से कुछ सफ़ेद सफ़ेद झाग सा निकलता है। नवाब साहब ने भी ठीक ऐसा ही किया। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाँकों को करीने से तौलिए पर सजाते रहे। फिर उन्होंने खीरे को छीला और पतली पतली फाँकें काट करके उसे तौलिए पर सजा दिया। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। लेखक कह रहा है कि लखनऊ स्टेशन पर जो व्यक्ति खीरा बेचता है वह खीरे को कैसे खाना है उसके तरीके को जानता है। वह ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। जब आप कभी ऐसा वहाँ लखनऊ में खीरा खरीदिए तो आपको जीरा मिला नमक, काला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च भी उसके साथ दे देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं खीरा कैसे खाया जाता है। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाँकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। लेखक कहता है खीरा काटकर उसे तौलिए पर रखने के बाद नवाब साहब ने खीरे की फाँकों पर जीरा मिला हुआ नमक और लाल मिर्च डाल दिया, बुरक दिया माने छिड़क दिया, लगा दिया। उनकी प्रत्येक भावभंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। स्फुरण माने जाता है कंपन। देखिए लेखक कह रहा है कि इनके इस पूरी प्रक्रिया में जो लेखक उनके भाव को देख रहा है, उनकी क्रियाओं को देख रहा है, क्रियाकलाप को जो देख रहा है, वो कह रहा है कि उनके जबड़े काँप रहे थे, जबड़ों में कुछ कंपन था, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो खीरे खाने की कल्पना से प्लावित हो रहे था। तो उनके मुंह में खीरे को देखकर राल टपक रही थी। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं। लेखक कह रहा है कि मैं अपनी तिरछी नज़रों से देख करके यह अनुमान लगा रहा था कि ये मियाँ नवाब साहब जो हैं ये अपने आप को रईस दिखा रहे हैं कि मैं रईस हूँ, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। लेकिन लोगों की नज़रों से बचने के लिए ही वो शायद अपनी वास्तविकता पर अब आ गए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए। लेखक कहता पुनः नवाब साहब ने एक बार हमारी तरफ देखा और कहा वल्लाह शौक कीजिए, अर्थात खीरे खाइए, उठाइए। लखनऊ का बालम खीरा है। बालम खीरा का नाम आप लोगों ने भी सुना होगा। अक्सर लोग बालम खीरा करके बेचते हैं, पेट के लिए लाभदायक ऐसा कुछ प्रचार करते हैं। तो ये कह रहा है कि उन्होंने कहा कि लखनऊ का बालम खीरा है, ज़रा चखिए। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फाँकें देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। लेखक कह रहा है उस ताज़े खीरे और उस पर नमक पड़े हुए उसकी फाँकों को देखकर मेरे मुंह में भी लालच के कारण पानी तो आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। क्योंकि पहली बार जब नवाब साहब ने कहा था खीरे खाने के लिए कि शौक़ फरमाएं, तो लेखक ने मना कर दिया था। अब लेखक कह रहा है कि मैं पहले मना कर चुका था, इसलिए आत्मसम्मान अपना बना के रखना था, आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। लेखक कहता है उसी आत्मसम्मान को बचाने के लिए भी मैंने उत्तर दिया शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है। तलब माने होता है इच्छा। लेखक कहता है कि धन्यवाद, शायद इस समय मेरी खीरे खाने की इच्छा नहीं है। मैदा भी ज़रा कमज़ोर है। मैदा माने आंत, हमारी आंतें यानी पेट जो है वो कमज़ोर है। किम भला शौक़ फरमाएं, इसलिए आप बेहिचक खाएं, खीरे खाएं। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों को की ओर देखा। लेखक कहता है नवाब साहब ने बड़ी प्रसन्नता से सतृष्ण आँखों से माने ललचाई आँखों से
उस खीरे की फांकों की ओर देखा, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया और खीरे की फांकों को देखकर खिड़की के बाहर देखा और लंबी सांस खींची। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए और वहाँ जो तौलिए पर खीरे की कटी हुई फांकों को रखा था, उन्होंने खीरे की एक फांक उठाई और उसे नाक तक ले आए, फिर होठों तक अपने ले आए। फांक को सूंघा और नाक से उस फांक का स्वाद यानी सूंघा। स्वाद के आनंद में पलकें मुद गईं और सूंघ कर ही वो खीरे के स्वाद को अनुमान उन्होंने लगा लिया और प्रसन्नता से, जैसे होता ना कि अधिक प्रसन्न हो जाते हैं लोग तो आंखें बंद कर लेते हैं, तो लेखक कहता है नवाब साहब ने भी खीरे की फांकों को सूंघ कर अपनी आंखें मूंद ली। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले में उतर गया और लालच के कारण जो उनके मुंह में पानी आया था उसको उन्होंने घूंटा। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया और उसके बाद नवाब साहब ने खीरे की फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसस्वादन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए और यही क्रम उनका चलता रहा कि वो हर फांक को खीरे की उठाते, अपने मुंह तक लाते, नाक से सूंघते, फिर उसी तरह से राल निगल जाते जो मुंह में आती और खीरे की फांक को बाहर फेंक दिया करते। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए। लेखक कहता है इसी तरह से क्रम से नवाब साहब ने खीरे की सभी फांकों को खिड़की के बाहर फेंक दिया और फिर तौलिया उठाया, उसने अपना हाथ और मुंह पोंछा और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया और फिर लाल लाल आंखों से हमारी ओर देख करके मानो कह रहे हों यह है खानदानी रईसों का तरीका। जिस तरह से लेखक कहता उन्होंने हमें देखा था उससे यही स्पष्ट होता रहा था कि जैसे वो हमसे बताना चाहते हैं कि देखिए खानदानी रईसों का खीरा खाने का या किसी भी वस्तु के खाने का यही तरीका होता है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। लेखक कहता है कि खीरा खाने के बाद इस तरह हाथ मुंह पोंछने के बाद नवाब साहब सीट पर लेट गए, जिससे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि मानो नवाब साहब ने खीरे को खाने में काफ़ी मेहनत की और उन्हें थकान महसूस हुई, इसीलिए वे सीट पर अब लेट गए हैं। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। लेखक कहता है कि हम भी शांत हो गए, चूँकि अब उसमें अपना दिमाग खपाना हम उचित नहीं समझ रहे थे। यह है ख़ानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। लेखक कहता है कि शायद यही ख़ानदानी तरीका है और इसी तरह का लोग नज़ारा पेश करते हैं, नजाकत दिखाते हैं, अर्थात नखरे दिखाते हैं। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है। लेखक कह रहा था कि हम भी इस खीरे खाने के नए तरीके को देख रहे थे और महसूस कर रहे थे, कल्पना कर रहे थे किस तरह से ये अपने आप को संतुष्ट रखने का बहुत ही सूक्ष्म तरीका है। शायद अगर हम देखने से ही संतुष्ट हो जाएं तो हमें खीरे खरीदने की ज़रूरत ही नहीं। अगर कोई खीरा खा रहा हो, हम उसको देख करके, या ठेले पर कहीं रखा है, उस खीरे को देख करके ही किस तरह से हम संतुष्ट हो सकते हैं। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? लेखक कहता है कि मैं अपने आप को तो संतुष्ट कर सकता हूँ, निगाहें संतुष्ट हो सकती हैं, लेकिन उदर माने होता पेट। लेकिन क्या मेरा पेट भी इस तरह के तरीकों से भर सकता है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। लेखक कहता है इतने में मैंने सुना कि लेखक जैसे कोई व्यक्ति खाना खाने के बाद जब उसका पेट भर जाता है तो वो डकार लेता है। नवाब साहब भी कुछ उसी तरह से डकार ले रहे थे और नवाब साहब ने हमारी ओर देख कर कह दिया, और डकार लेने के साथ साथ नवाब साहब ने हमारी तरफ देखा और कहा, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है बड़ा शकील। खीरा बड़ा स्वादिष्ट होता है लेकिन यह अच्छा नहीं होता, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। इसके खाने से मैदा जो है वो मैदे के लिए ये भारी होता है, अर्थात आसानी से पचता नहीं है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये हैं नई कहानी के लेखक। लेखक कहता है नवाब साहब की इन बातों को सुनकर मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए, मेरे ज्ञान का नेत्र खुल गया और मैंने मान लिया कि ये नवाब साहब ही हमारी नई कहानी के लेखक होंगे। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है,
तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो लेखक कह रहा है कि मैंने सोचा कि यदि खीरा खाए बिना केवल उसकी सुगंध और स्वाद की कल्पना करने से ही यदि पेट भर जाता है और डकार आ सकती है, तो क्या हम बिना किसी विचार के, बिना घटना के अथवा बिना पात्रों के लेखक की इच्छा यानी हम अपनी इच्छा मात्र से ही नई कहानी क्यों नहीं लिख सकते हैं। अर्थात हम भी बिना पात्र, बिना घटना और बिना विचार किए भी कोई ना कोई कहानी लिख सकते हैं। बच्चों, ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लोग इस पाठ के गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। बस इस पाठ में इतना ही। ओके, थैंक यू।